नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में एक सवाल के ऊपर चर्चा करेंगे। किस ओर बांग्लादेश? जी हां, बांग्लादेश आखिर किस ओर जा रहा है? बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 26 से 29 मार्च तक चीन के दौरे पर थे। चीन दौरे पर गए बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से ऐसी बातें कही हैं जो भारत को अखर सकती है। चीन दौरे पर गए मोहम्मद यूनुस ने चीन की धरती पर कहा है कि इस क्षेत्र के समंदर का एकमात्र गार्जियन ढाका है। चीन को अपने देश में निवेश करने का न्योता देते हुए मोहम्मद यूनुस ने कथित तौर पर भारत की मजबूरियां गिनाई हैं और चीन को लुभाते हुए कहा है कि उसके पास बांग्लादेश में बिजनेस का बड़ा मौका है। चीन बांग्लादेश के बीच कुल 9 समझौते हुए हैं। चीन बांग्लादेश की ये नजदीकी कई लिहाज से भारत के लिए चिंताजनक है। एक और तीस्ता नदी विकास परियोजना से भारत की सुरक्षा चिंताएं जुड़ी हैं। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के मद्देनजर बांग्लादेश का चीन को प्रस्ताव भी खतरे की घंटी की तरह है। जनवरी में यूनुस सरकार ने भारत के चिकन नेक के नाम से मशहूर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास रंगपुर में पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का दौरा कराया था। वह भी तब जब इसी चिकन नेक के दूसरी ओर चीन की निगाहें लगी हुई हैं। यह कॉरिडोर सुरक्षा के लिए भारत के लिए बेहद अहम है। दूसरी ओर अतीत की कड़वाहट को परे कर पाकिस्तान और बांग्लादेश लगातार नजदीक आ रहे हैं। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने ऐलान किया है कि वह अगले महीने बांग्लादेश जाएंगे। 2012 के बाद यह किसी पाकिस्तानी मंत्री की पहली यात्रा होगी। 22 अप्रैल को होने वाली ये यात्रा डिप्लोमेसी के लिहाज से बेहद खास है। माना जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए दोनों देशों के बीच नजदीकी बढ़ाने पर पहल होगी। अब जिस तरह से चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान का त्रिकोण बन रहा है, वो भारत के लिए टेंशन बढ़ा रहा है। और इस मौजूदा परिस्थिति में क्या भारत के लिए चिंताएं स्वाभाविक हैं और क्या इनमें इजाफा हो सकता है? यह सोचने की जरूरत है। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान करोड़ी सिंह साहब जुड़ चुके हैं। आप विदेश मामलों के जानकार हैं सर। हमारे साथ कर्नल दिनेश शर्मा साहब भी जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। करोड़ी सिंह साहब, शुरुआत आपके साथ करेंगे। मामला बहुत ज्यादा संजीदा लग रहा है। तख्ता पलट हुआ, कोई बात नहीं, असहमति है हम दोनों भारत और बांग्लादेश के मौजूदा परिस्थितियों में, कोई बात नहीं। लेकिन अब जिस ओर इशारा कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो खुद वहां पर एक कठपुतली के अलावा उससे ज्यादा कुछ समझे नहीं जा रहे हैं, ऐसे में क्या यह बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिखाया जा रहा है चीन को कि आपको जो दिल में आए आप करिए? और यदि इस तरह का त्रिकोण पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश का बनता है तो सर चिंता तो भारत के लिए होना स्वाभाविक है। इज इट अलार्मिंग और वी शुड स्टिल वेट? देखिए कुणाल, आपने अपने इंट्रोडक्शन में विस्तार से बताया है, तो मामला संजीदा ही नहीं, गंभीर भी है। और इसके दो स्थितियां हैं। एक तो भारत के लिए कितना गंभीर है और इस तरह का क्यों बन रहा है। इसमें बांग्लादेश की आंतरिक स्थिति है, जो हालात हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक ये हमने सामान्यतः देखा है कि भारत के जितने छोटे पड़ोसी देश हैं, चाहे मालदीव हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, यहाँ का जो भी नया शासक आता है सबसे पहले भारत की यात्रा करता है। श्रीलंका अभी भी इस परंपरा को बनाए हुए है, लेकिन मालदीव ने तोड़ दिया है, नेपाल ने तोड़ दिया है और अब बांग्लादेश वाला। लेकिन बांग्लादेश वाले में एक रिपोर्ट ये आई थी कि मोहम्मद यूनुस पहले भारत आना चाहते थे, लेकिन भारत की तरफ से कोई सकारात्मक अनुक्रिया नहीं थी, इसलिए वो भारत नहीं आके फिर चीन गए हैं। लेकिन क्यों गए हैं? देखिए, बांग्लादेश को पहले अमेरिका में जब बाइडेन प्रशासन थे तो आर्थिक सहायता की कुछ पेशकश की थी, कुछ बातें बनी थी अमेरिका से। लेकिन ट्रंप ने आते ही 90 दिन का एक तरह का
पॉज कर दिया कि पहले हम रिव्यू करेंगे कि अमेरिका जिन जिन देशों को मदद करता है उसके बाद ही उसको वापस रेस्टोर करेंगे। तो अमेरिका उधर रिव्यू की प्रोसेस से चल रहा है, तो बांग्लादेश की जो तत्काल आर्थिक आवश्यकताएं थी वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद जिस तरह से राजनीतिक अस्थायित्व आया, तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था व्यवहारिक दृष्टि से चौपट हो चुकी है। तो आर्थिक हालात को कैसे सुधारा जाए, तो उन्होंने ये चॉइस की कि भारत अगर नहीं जा सकता तो मैं चीन जाऊंगा और चीन से कुछ मदद लेने के लिए। यहाँ तक ठीक है, देखिए अगर चीन किसी देश के विकास में मदद करता है इसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन चीन किस शर्तों पे करता है और चीन के हित क्या है और बदले में चीन क्या लेता है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वहां भारत का सरोकार आ जाता है। तो जैसा कि अब आपने बताया कि 9 समझौते वहां हुए हैं। वाटर रिसोर्सेज बांग्लादेश के पास बहुत हैं। वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का बांग्लादेश और भारत के बीच में नेपाल को लेके लंबे समय तक बातचीत चलती रही है, और अब चीन उधर ब्रह्मपुत्र पे भी डैम बना रहा है, तो उसको लेके भी बांग्लादेश के, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी बांग्लादेश के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वाटर रिसोर्सेज की बात करना, चीन से मदद लाना, चीन का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, यहाँ तो ठीक है, लेकिन जो बातें उन्होंने, जैसा रिपोर्टिंग आ रहा है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स की बात करना और बे ऑफ बंगाल का गार्जियन होना, तो ये थोड़ी अलार्मिंग मुझे लग रही है। ऐसा नहीं है कि तत्काल कोई खतरा है, लेकिन आपने जो बताया कि ये त्रिकोण बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पहले बांग्लादेश में कोई सरोकार भी नहीं था, हस्तक्षेप भी नहीं था, लेकिन बांग्लादेश में अब हस्तक्षेप बढ़ गया है। और चीन और पाकिस्तान ऑलरेडी दोस्ताना संबंध रखते हैं, तो अगर एक तरफ चीन है एक तरफ पाकिस्तान है, तो सामान्यतः हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं भारत तो 2 फ्रंट वार लड़ेगा, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, तो क्या ये तीसरा फ्रंट भी होगा, 3 फ्रंट नहीं हो जाएगा कहीं अगर हालात बिगड़ते हैं तो ये चिंता की बात तो है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा अलार्मिंग स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के जिस तरह के हालात हैं, हसीना के अगेंस्ट में जो शक्तियां सब इकट्ठी हुई थी वो आपस में बिकरिंग हो रहा है, उनमें आपस में ही सहमति नहीं बन रही है। दूसरा सेना है वो डिवाइडेड है, सेना भी एक साथ नहीं है बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है बांग्लादेश के हालात, राजनीतिक स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है, क्योंकि बीएनपी ये चाहती है कि तत्काल चुनाव हो और बीएनपी चाहती है कि भारत के साथ संबंध अच्छे रखे जाएं। जो जमाते इस्लामी लंबे समय तक एक इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, वो चुनाव को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती हैं, तत्काल चुनाव नहीं चाहते हैं, और वो ये चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत विरोधी स्टैंड ले। तो आज की स्थिति में यूनुस के सामने जहां आंतरिक स्थिति है उसमें एक कैच-22 की स्थिति हो गई, और इस बीच जो स्टूडेंट्स आंदोलन को लीड कर रहे थे हसीना के अगेंस्ट में, वो एक अलग से पार्टी फ्लोट कर रहे हैं। तो यूनुस साहब ये कह चुके हैं या तो इस साल के अंत तक चुनाव कराऊंगा, नहीं तो अगली साल के शुरू में चुनाव करवा लेंगे। तो जो नई पार्टी आती है, मुझे लगता है कि वो अगर सही तरीके से काम करती है और बांग्लादेश में कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार आती है, तो निश्चित रूप से भारत विरोधी गतिविधियों पे अंकुश लगेगा, भारत विरोधी स्टेट बांग्लादेश नहीं लेगा। जी ठीक है, नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना अभी के वक्त में तो दूर की कौड़ी साहब लग ही रही है हमें। खैर उस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। शर्मा साहब, बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को कठपुतली के तौर पर देखा जाता है, तो क्यों ना हम बांग्लादेश को भी किसी कठपुतली के तौर पर ही देखें? क्या वह किसी अन्य देश के इशारे पर नाच रहा है या काम कर रहा है? और यदि बांग्लादेश में अस्थिरता पनपती है तो इसका सीधा सीधा सबसे ज्यादा असर और नुकसान भारत को ही होगा संभवतः। कुणाल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि अगर आपके पड़ोसियों के देश के पड़ोसी देशों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। पर जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं इस समय बांग्लादेश के अंदर, और वहां से जो है मिक्स रिएक्शन आते हैं कि जमाती वाले कुछ बोलते हैं, बांग्लादेश की आर्मी कुछ बोलती है, और इसके साथ साथ
जो मोहम्मद यूनुस हैं वो अपनी नजदीकियां जो है पाकिस्तान और चाइना के साथ बढ़ाते हैं, जो कि वाकई में हमारे लिए एक चिंता का विषय है। इन्होंने वहां जाकर ये जो 2-4 ऐसी बातें बोली है, जैसे नॉर्थ ईस्ट की हमारी 7 स्टेट्स के बारे में कि वो लैंडलॉक्ड है, समुद्र के मालिक हम हैं। दूसरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में जो बात की है, तो वो एक प्रकार से मेरा ये मानना है कि ये हमारी एक प्रकार से हमें एजिटेट करने की या इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कुणाल जी, इसके पीछे का आप मकसद समझिए कि अगर मोहम्मद यूनुस को जिस प्रकार से आर्थिक प्रॉब्लम्स फेस कर रहा बांग्लादेश, अगर वो हमारे बारे में अच्छी बात करता, हमें किसी प्रकार की गालियां नहीं देता, तो चाइना से उसे किसी प्रकार की मदद मिलने की आशंका नहीं है, क्योंकि वो वहां जाकर इस प्रकार से एंटी इंडिया की स्टेटमेंट देते हैं, जो उनसे बात करते हैं कि जिससे कि जो मोहम्मद यूनुस का रुख है वो चाइना के रास्ते हिस्से या चाइना की पॉलिसी से मेल खाता है। तो इस वजह से वो उनसे कुछ ना कुछ आर्थिक मदद चाहते हैं। और दूसरा कुणाल जी, अगर आपने डिटेल में एनालाइज किया हो तो आप देखेंगे कि 4 दिनों की अपनी चीन की यात्रा के दौरान मोहम्मद यूनुस ना दुनिया भर का ज्ञान बांट रहे हैं चाइना के अंदर। उन्हें कह रहे हैं कि हमें आप अपना 50 साल का वाटर मैनेजमेंट का दीजिए, आप हमारे मोंगला पोर्ट को जो है डेवलप कीजिए, आप अपने देश के अंदर चीजें बनाएं, उन्हें समुद्र के, हमारे इलाके के समुद्र के द्वारा जो है पूरे विश्व के अंदर बेचें, आप आइए हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हमारे यहाँ बड़ी फेवरेबल सिचुएशन है और हम दोनों जो हैं एक अच्छे मित्र हैं और हमारी मित्रता जो है अब और भी ऊंचाई के ऊपर जा रही, इस प्रकार की बातें की है। कुणाल जी, मेरा एक डिफेंस बैकग्राउंड होने के नाते से बहुत सारी मीडिया के अंदर आ रही है कि उन्होंने 9 समझौते किए हैं। कुणाल जी, अगर आप समझौतों को देखिए ना, तो उसमें पहला समझौता जो है आर्थिक और टेक्नोलॉजी के अंदर सहायता देना, किताबों की ट्रांसलेशन करना, सांस्कृतिक मेल भाव को बढ़ाना एंड और आप वहां से आके हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कुणाल जी, जो समझौते होते हैं ना, वो एक चुनी हुई सरकारों के बीच में होते हैं। जो चुनी हुई सरकारें, जो लेजिटिमेट सरकारें होती है, उनके बीच में होते हैं, ना कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट के जो हेड होते हैं वो कहीं कोई समझौता नहीं कर सकते। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। और इसका ये फायदा है आने वाले दिनों में जिस समय बांग्लादेश से एक सरकार लेजिटिमेट तरीके से चुनकर आ जाती है, तो उन्हें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में एक प्रकार का ये लॉन्चिंग पैड हो जाता है, एक प्रकार का लॉन्चिंग पैड हो जाता है। दूसरा कुणाल जी, मैं चाहूंगा कि मोहम्मद यूनुस को थोड़ा ये ज्ञान तो बांट रहे हैं, ये थोड़ा सा ज्ञान जो है खुद भी प्राप्त करें और इन्हें ये सोचना चाहिए कि चाइना ने जिस छोटे से देश के अंदर एंट्री मारी है, वहां के आप हालात देख लीजिए। उदाहरण के लिए मैं आपको नेपाल का एक उदाहरण देता हूँ। नेपाल में आज की तारीख में किस प्रकार के हो रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर देख लीजिए और श्रीलंका में देख लीजिए। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है बैंकॉक से, जो है थाईलैंड से आ रही, जो 30 मंजिल इमारत जो है, जो एक पैक ऑफ कार्ड्स की तरह गिर गई है वहां पे, उसको बना रहे थे ये चाइनीज कंपनी। तो इससे आपको जाहिर होना चाहिए कि चाइना का बांग्लादेश या बांग्लादेश के प्रति किस प्रकार की कमिटमेंट होगी। बिकॉज चाइना जो है कुणाल जी, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं बात खत्म कर देता हूं। कुणाल जी, चाइना का बेसिक एम होता है, वो उन देशों, छोटे देशों के अंदर घुसने की कोशिश करता है, जब घुसता है जिनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, दुनिया भर की प्रॉब्लम होती है। उसका मेन मुद्दा होता है कि वहां इन्वेस्टमेंट के नाम पर और लोन देने के नाम पर उस देश की रिसोर्सेज के ऊपर ग्रेजुअली धीरे कब्जा करना। और उसके बाद जो है, जब वो देख लेता है कि वो वहां पे पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है, तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करना शुरू करता है। एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूँ। पाकिस्तान के अंदर अब चाइना कह रहा है कि हम अपनी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लाएंगे ताकि
जो हमारे चाइनीज नेशनल और वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी हम प्रदान करेंगे। इसका क्या मतलब है? एक इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर कैसे दूसरे देश की आर्मी आ सकती है या कैसे दूसरे देश की प्राइवेट सिक्योरिटी आ सकती है? ये एक प्रकार का अपना पावर दिखाना या शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना उस कंट्री के लिए। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि मोहम्मद यूनुस को भी थोड़ी अक्ल आए। हालांकि उनकी रेसिडुअल लाइफ तो मेरा ख्याल और कितने साल होगी मैं नहीं चाहता हूं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बांग्लादेश की जनता के लिए उसे थोड़ा सा जो है उनका विजन होना चाहिए कि वो किन लोगों के साथ और किस देश के साथ जो विस्तारवाद के अंदर यकीन करता है उनके साथ ये अपने संबंध बढ़ा रहे हैं। जी कुणाल, ठीक कह रहे हैं सर आप। और सोचना ही तो नहीं चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस या फिर बांग्लादेश फॉर दैट रीजन, या फिर सोचने की मंशा नहीं है, ये वही जाने। लेकिन हाँ, आपने जिस ओर चाइना का इशारा किया, विस्तारवादी नीति हर कोई उससे ये सर्वविदित है, लोग उसे जानते हैं। सिंह साहब, रुख आपका करते हैं और सिंपली जो टारगेट किया गया है 7 सिस्टर्स नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को, हम लोग सब जानते हैं, पूरा विश्व जानता और समझता है कि कितने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वहां पर चाइना के। और ऐसे में खुलेआम एक ऑफर वाया बांग्लादेश यदि उसके पास जाता है, बांग्लादेश पूरे खुले दिल से स्वागत कर रहा है, रास्ता भी दिखा रहा है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इट इज द हाई टाइम जहां पर हमें कुछ सोचने समझने करने की जरूरत है, या फिर हमें अभी भी वेट एंड वॉच के मोड में ही रहना चाहिए? इस पूरे एस्पेक्ट को आप कैसे देख समझ रहे हैं सर? देखिए कुणाल, केवल चीन का ही नहीं, मुझे लगता है कि अमेरिका जैसे देश का भी इंटरेस्ट है। क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने क्रिश्चियन स्टेट की क्रिएट करने की बात की, और आज भी चीन स्टेट की बात हो रही है। कुछ बांग्लादेश का एरिया मिला के, कुछ म्यांमार का मिला के, कुछ कह रहे हैं कि ये इंडिया ही इस तरह का आइडिया फ्लोट कर रहा है, क्योंकि उन एरियाज को मिला के एक अलग से इंडिया का स्टेट बनाना चाहते हैं इंडियन फेडरेशन में। तो क्या है उसके बारे में अभी हम डिटेल से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे नहीं मालूम अंडर करेंट क्या है, इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है। लेकिन यूनुस है वो एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं है। हाँ। और वो अगर चुनाव भी लड़ेंगे तो चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन बाद बिम्स्टेक की मीटिंग हो रही है थाईलैंड में, और वहां पे मोहम्मद यूनुस भी जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। हो सकता है कि वहां दोनों के बीच में बातचीत हो। लेकिन एक चीज मेरे ख्याल से यूनुस इतना तो समझते हैं कि चाइना उनका दोस्त हो सकता है, लेकिन जो भारत के साथ रिश्ते हैं वो केवल दोस्ताना नहीं, वो तो एक रिलेटिव के रिश्ते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से बांग्लादेश की डिपेंडेंस है। आज भी बांग्लादेश का बीमार आदमी ये चाहता है कि इंडिया में मैं ट्रीटमेंट के लिए जाऊं, उसके लिए वीजा के लिए लाइन में लगता है, वो चीन जाना नहीं चाहता है। ठीक कह रहे हैं के लिए तो इतनी डिपेंडेंस बांग्लादेश की है, तो वो चीन को किस रूप में देंगे, वहां का आवाम किस रूप में एक्सेप्ट करेगा? मुझे नहीं लगता है कि उस सीमा तक यूनुस साहब जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कोई न कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाएगा, और हमारे प्रधानमंत्री हो सकता है कि 2 दिन बाद बातचीत करके सब स्थिति को क्लियर कर लें। तो इतना तो नासमझ यूनुस तो नहीं है। हाँ, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इस समय बांग्लादेश को आर्थिक संकट से किसी तरह निकाला जाए, और उसके डेस्परेशन में बहुत सी बात हो सकता है वो कहती हो। लेकिन भारत से अलग होके, भारत से जिस तरह बांग्लादेश गिरा हुआ है, कभी ये इमेजिन बांग्लादेश नहीं कर सकता कि वो भारत से दूर होके चीन के साथ चला जाएगा या अमेरिका के साथ चला जाएगा। ये किसी भी रूप में, राजनीतिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से और सैद्धांतिक दृष्टि से किसी रूप में संभव नहीं है। हाँ, चीन का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय हित है, चीन अपना राष्ट्रीय हित पूरा करना चाहेगा। क्या बांग्लादेश अपने राष्ट्र के हित का सैक्रिफाइस चीन के हित के लिए कर देगा? मुझे लगता है नहीं करेगा। इतने इमेच्योर डिप्लोमेसी तो बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ समाधान निकल आएगा, और बांग्लादेश और भारत के रिश्ते मुझे लगता है कि कोर्डियल रहेंगे। जो बार बार हमारे विदेश मंत्री भी कह चुके कि हम बांग्लादेश के साथ सहानुभूतिपूर्वक अच्छे
रिश्ते चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे रिश्ते ज्यादा बिगड़ेंगे। जी कुणाल। ठीक है, नहीं आर्थिक संकट की ओर आप इशारा कर रहे हैं, उसको सुलझाने के लिए चीन गया, तो भाई आर्थिक संकट तो आपकी पहले अच्छी ही थी, आर्थिक माहौल तो अच्छा ही था, आपने तो खुद ही उसे बुलडोज और जमींदोज कर दिया और अब हाथ फैला रहे हैं। खैर शर्मा साहब, एक बात आप यह भी बताइए, रक्षा क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे में जिस सेवन सिस्टर्स जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं हमारे, चिकन नेक की हम बात करते हैं, वो कॉरिडोर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की बात करते हैं, और जिसको लेके ये सारा भ्रम फैला रहा है बांग्लादेश, ऐसे में आपको लगता है पहले भी वहां पर सेना डिप्लॉयड है, सब कुछ ठीक है, आपको लगता है हमें एक विशेष चौकसी एहतियातन हमें वहां पर और ज्यादा पुरजोर तरीके से वेस्ट की बजाय उधर ईस्ट की तरफ देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है सर्वेलेंस के हिसाब से, ताकि उस वल्नरेबल पॉइंट को कोई इधर से उधर ना छेड़ सके? कुणाल जी, मैं सहमत हूं, और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार की डेवलपमेंट हो रही है, जिस प्रकार से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना की आपस के अंदर एक प्रकार की एसोसिएशन या अलायंस बन रहा है, तो हमें इस समय बहुत जरूरी है कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि तकरीबन 22 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है और 60 किलोमीटर के आसपास लंबी है, हमें उसे वाइडन करना पड़ेगा, और हमें अल्टरनेटिवली पैरेलल जो है उसके अंदर से और सड़क और रेलवे का जो है वार फुटिंग के ऊपर निर्माण करना पड़ेगा। एक बात तो ये है। दूसरा जो है, हमें पानी के मार्ग से अपनी 7 स्टेट्स को जो अल्टरनेटिव रूट, ऑलरेडी हमारा जो है एक कालाधन रिवर के ऊपर जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट है, जो सितवा रिवर जो म्यांमार के अंदर है, और हमारे जो है रखाइन स्टेट के अंदर है, वहां से भी जो है डायरेक्टली हमारा मिजोरम का कनेक्शन बन जाता है। तो हमें इस वाले कालाधन प्रोजेक्ट को बाई जो समुद्र के थ्रू कालाधन को, और एज वेल एज जो है हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को जो है उसका भी अल्टरनेटिव साथ के साथ निकालना पड़ेगा। लेकिन कुणाल जी, मैं ये कहूंगा कि हमने आज तक जो है ना, हमें भी मालूम है कि हमारी वल्नरेबिलिटीज क्या है। तो मुझे लगता है कि भारत सरकार ने डेवलपमेंट जिस प्रकार की हो रही है बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने जरूर अपने प्लान बी बनाए होंगे, उनके बारे में तो मैं प्रीवी नहीं हूं, लेकिन कोई भी देश या कोई भी सेना, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो हमारा आर्मी थिंक टैंक है, उन्होंने अपने प्लान बनाए होंगे, अल्टरनेटिव प्लान बनाए होंगे, को हम किसी भी हालत में, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, हम नहीं कट ऑफ होने देंगे। अपनी जो 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, हमारे देश का अंग है, चाहे हमें जो भी कुछ करना पड़े वो करेगी भारत सरकार। लेकिन यस, हमें जो है अल्टरनेटिव रूट जो है उनको डेवलप करना पड़ेगा। कुणाल जी, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश जिस राह पर निकला है, वह राह उसके लिए कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है वह तो वह जाने, लेकिन भारत को अब विशेष चौकसी और कम से कम सतर्कता अपने पड़ोसी देशों के संदर्भ में और ज्यादा बरतने की तो वाकई में जरूरत है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।